सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा काशी इंटीग्रल फार्मूला। और ये हमने इसका लेक्चर भी किया था काशी इंटीग्रल फार्मूले के ऊपर। इसका हमने फार्मूला डिराइव किया था। लेकिन सबसे पहले हमें एनालिटिक फ़ंक्शन के बारे में, ताकि तो आप लोगों को रिवाइज़ हो जाए कि एनालिटिकल फ़ंक्शन क्या होते हैं। तो अगर मैं एनालिटिकल फ़ंक्शन को दोबारा डिफ़ाइन करूँ, एनालिटिक फ़ंक्शन, तो एनालिटिक फ़ंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो काशी रीमान कंडीशन को सेटिस्फाई करें। दोज फंक्शन which satisfy Cauchy Riemann condition। तो उसको हम कहते थे काशी, इसको हम कहते हैं फिर एनालिटिक फंक्शन। और ये काशी रीमान कंडीशन कुछ इस तरह थे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो एफ ऑफ जेड और ये इक्वल हो यू प्लस आयोटा वी, और यू भी एक्स और वाई का फंक्शन हो और वी भी एक्स वाई का फंक्शन हो, तो इसके लिए जो कंडीशन बनते हैं पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई। और जो सेकंड कंडीशन था वो हमारे पास पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आए थे। जब ये कोई फंक्शन कोई भी फंक्शन जब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने काशी गॉर्सेट थ्योरम हमने पढ़ा, तो जिसको हम काशी इंटीग्रल थ्योरम भी कहते हैं। तो काशी गॉर्सेट थ्योरम क्या कहते हैं? काशी गॉर्सेट थ्योरम जब कोई भी क्लोज कंटूर हो हमारे पास, तो काशी गॉर्सेट थ्योरम हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन जो कि हमने पढ़े थे उसके लिए जो है अप्लाई होता है। इसको हम काशी इंटीग्रल थ्योरम भी कहते हैं। काशी इंटीग्रल थ्योरम जब कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो इसका जो क्लोज इंटीग्रल होता है कंटूर के ऊपर एफ ऑफ जेड डी जेड, वो इक्वल होगा ज़ीरो के ऊपर। और इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल किए थे जिसका जो कि इस काशी गॉर्सेट थ्योरम को सेटिस्फाई करता था। इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल किया था जो कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का था। जब हम इसके ऊपर ये क्लोज कंटूर ले रहे थे, ये ऑलरेडी बुक में भी मेंशन है, आफ्टर में एग्जांपल है, तो इसका भी क्लोज कंटूर हमारे पास ज़ीरो आता है। इसके अलावा और भी हमने सर्कल के लिए भी एग्जांपल किए थे। तो हमारे पास जो उसका जो कंटूर के ऊपर जो इंटीग्रल था वो ज़ीरो के इक्वल था। तो काशी गॉर्सेट थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो इस कंटूर के ऊपर या इस कंटूर के अंदर, तो हमारे पास जो क्लोज इंटीग्रल होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर मैं इसका दोबारा स्टेटमेंट लिख दूँ तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी, इफ़ a function f of z is analytic within and on a closed contour, कंटूर के अंदर और कंटूर के ऊपर जब फंक्शन एनालिटिक होगा ऑन ए क्लोज कंटूर, जब इस कंटूर के अंदर कोई भी पॉइंट कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड जब एनालिटिक होगा इसके अंदर या इसके ऊपर, तो हमारे पास जो क्लोज इंटीग्रल आता है इसके ऊपर एफ ऑफ जेड डी जेड वो इक्वल होगा ज़ीरो के ऊपर। तो ये हमारे पास काशी गॉर्सेट थ्योरम का स्टेटमेंट था जो कि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल किए थे। अब हम आते हैं काशी इंटीग्रल फार्मूला, जो कि इसका भी हमने जो है डेरिवेशन की थी। और इसको हमने, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिख दूँ दोबारा, तो काशी इंटीग्रल फार्मूला, काशी इंटीग्रल फार्मूला, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो किसी रीजन के अंदर, इफ़ अ फंक्शन इज़ एनालिटिक
within and on a closed contour कोई भी फंक्शन जब एनालिटिक हो किसी कंटूर के अंदर या इस कंटूर के ऊपर, तो इसके अंदर हम एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि Z0 इसको हम कहते थे, और इसके ऊपर जो है फंक्शन नॉट एनालिटिक होता है, जिसको हम मल्टी कनेक्टेड रीजन में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई और पॉइंट आ जाए इसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो, तो इसके लिए हम फिर काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं। जब इसके कंटूर के अंदर कोई और पॉइंट आ जाए जिसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक हो, तो इसके लिए हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर ये फंक्शन नॉट एनालिटिक हो इसको हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो हमने इसको डिराइव किया था, इफ़ Z0 f of Z0 is a point in this contour, तो f of Z0 की वैल्यू हमारे पास आई थी f of Z0 जो कि इक्वल था 1/2 पाई आयोटा कंटूर के ऊपर इंटीग्रल क्लोज कंटूर f of z डिवाइडिंग बाई z माइनस Z0 dz। तो ये हमने इस फार्मूले को हमने डिराइव किया था उस पॉइंट के लिए जिसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक होता है। तो इसका जो डिराइवेशन हमने की थी, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब हम इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं जिसके ऊपर ये फंक्शन नॉट एनालिटिक हो। तो Z0 वो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक है। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट होता क्या है। इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं, सिंगुलर पॉइंट तो इसकी स्टेटमेंट ये होगी, द पॉइंट एट which the function is not analytic or the function not exist या undefined भी लिख सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो ये किस तरह हो सकता है, अगर मैं इसके ऊपर कोई एग्जांपल लिख दूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास f ऑफ z कोई भी फंक्शन है जो कि इक्वल है z² + 2 डिवाइडिंग बाई z माइनस 2। तो ये फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड होगा तो अगर मैं इसका सिंगल पॉइंट फाइंड करूँ तो z इसके जो डिनोमिनेटर में आता है, अगर मैं इसको z माइनस 2 इक्वल करूँ 0 के ऊपर, तो इसका सिंगुलर पॉइंट होगा z = 2 के ऊपर। तो अगर मैं इसमें z = 2 पुट करूँ तो z² + 2 डिवाइडिंग बाई 2 माइनस 2। तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है और ये फिर एनालिटिक नहीं रहेगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। अब हम एग्जांपल करेंगे काशी इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर, लेकिन सबसे पहले हमें इक्वेशन, क्योंकि हम जो भी एग्जांपल करेंगे वो तकरीबन सर्कल के लिए ही होंगे, तो हम पहले सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है कि रियल प्लेन में x² + y² के इक्वल होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन हो हमारे पास, तो इसको हम यूँ लिखते हैं z माइनस Z0 का मॉड जो है वो इक्वल होता है r के। तो अगर मैं ये कोई सर्कुलर कंटूर है जिसके ऊपर फंक्शन किया है z है और Z0 जो है वो कोई और पॉइंट है चूँकि ये है, तो Z0 इस पॉइंट के ऊपर है, z ये है, तो इसका रेडियस r है। तो Z0 के लिए, इस कंटूर के लिए या इस फंक्शन के लिए जो रेडियस होगा
वो z माइनस जेड नाट। लेकिन अगर हम सपोज़ करें कि r इक्वल टू 0 है तो z इज़ इक्वल टू जेड नाट, इसका मतलब यह है कि ये z जो है ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे z नाट इक्वल टू 0 हो तो ये जो एनालिटिक फंक्शन हो, ये जिसके वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन जो हमने एफ ऑफ जेड नाट यहाँ पे जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है इस कंटूर के अंदर, वो ओरिजिन के ऊपर होगा। क्योंकि जेड नाट जब ज़ीरो होगा तो ये आर जो है जेड का मॉड जो है वो आर के इक्वल होगा और ये पॉइंट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसको मैं फिर यूँ लिखूँगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो अब हम इसके ऊपर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अराउंड ए क्लोज कंटूर सी एट जेड इज इक्वल टू ए जेड मॉड इक्वल टू 2। हमारे पास कोई भी फंक्शन जो कि किसी कंटूर के ऊपर है या कंटूर के अराउंड है तो वो फंक्शन इस चीज़ के इक्वल है और उस फंक्शन का जो रेडियस है वो 2 के इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल जेड स्क्वायर प्लस 2z डिवाइडिंग बाई z माइनस 1 डी जेड इक्वल टू। तो इसका इंटीग्रल हम फाइंड करेंगे कि ये किस चीज़ के इक्वल है। पहले हम इस फंक्शन में सिंगुलर पॉइंट फाइंड करेंगे कि सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। तो सिंगुलर पॉइंट अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख दूँ, सिंगुलर पॉइंट, तो सिंगुलर पॉइंट हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है अगर हम इसको 0 के इक्वल है तो वहाँ से हमें सिंगुलर पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो अगर मैं सिंगुलर पॉइंट इसका लिख दूँ तो z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो सिंगुलर पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 1। तो अब इसको अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिख दूँ तो z इक्वल होगा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो सकता है किसी भी सर्कल के ऊपर। तो हमें पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। इसको हम इस पॉइंट को हम पेयर में भी लिख सकते हैं 1 एंड 0। तो ये वो पॉइंट हो गया जिसके ऊपर ये सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब सेकेंड स्टेप में हमें ये देखना है कि ये क्लोज कंटूर डिफाइन है जेड का मॉड इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि कंटूर का जो रेडियस है वो जेड इक्वल टू 2 के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हमने इक्वेशन सर्कल पढ़ा था कि जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे जेड नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेप लिख दूँ तो हमने रेडियस को देखना है कि इस कंटूर का रेडियस किस पॉइंट के ऊपर है। तो रेडियस जो है z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के इक्वल था इक्वेशन ऑफ सर्कल में। यहाँ पे इस केस में z मॉड इक्वल टू 2 है तो z नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यह है कि जो पॉइंट है जो वो ओरिजिन के ऊपर है और इसका रेडियस यहाँ से अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो रेडियस इस कंटूर के लिए हो गया r इज इक्वल टू 2। इस साइड पे जो भी आएगा वो रेडियस होगा, मॉड के जो इस साइड पे आएगा वो हमेशा रेडियस ही होगा। तो इसको हम रेडियस ही कंसिडर करें कि r इज इक्वल टू 2। तो इस रेडियस का अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन करूं तो वो इक्वल होगा 2 प्लस 0 आयोटा। अगर इसको मैं पेयर फॉर्म में लिख दूं तो 2 और 0 ये हमारे पास रेडियस के पॉइंट हो गए। अब हमने ग्राफ में देखना है कि इसका ग्राफ जो है वो थर्ड स्टेप में हमने ग्राफिकली देखना है। तो ग्राफिकली अगर मैं इसका ग्राफ डिफाइन करूं यहाँ पर तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसके ऊपर ये फंक्शन और कंटूर एग्जिस्ट करते हैं। ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है जिसको हम y से लिखते हैं और ये x इसका रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये वैल्यू इसके ऊपर डिफाइन है, ये ओरिजिन हो गया और ये -1 -2 x प्राइम y प्राइम यहाँ पे 1 2
3 और ये नीचे -1 -2 और ये -3। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि इसका रेडियस की ये जो कंटूर है किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। ये 2r = 2 के ऊपर। तो इसका जो कंटूर बनेगा वो तकरीबन यहाँ पर ही बनेगा। और जो सिंगुलर पॉइंट है वो किस जगह पे रहेगा, 1 के ऊपर। तो सिंगुलर पॉइंट ये हो गया Z0 और ये है 1 और 0 के ऊपर। अब जो सिंगुलर पॉइंट है वो इस कंटूर के अंदर ही आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, नॉट एनालिटिक है इस पॉइंट के ऊपर। जब ये फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा इस कंटूर के अंदर, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, काशी इंटीग्रल थ्योरम यूज़ करेंगे, काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे। और वो हमें पता है कि तो हम काशी इंटीग्रल फार्मूला अगर मैं लिख दूँ, काशी इंटीग्रल थ्योरम हम इंटीग्रल फार्मूला इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पे z = 1 पर पॉइंट पुट करूँ तो हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस वजह से हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे। और वो किस चीज़ के इक्वल है, इंटीग्रल f of z0 = 1/2 पाई क्लोज कंटूर f of z डिवाइडिंग बाई z माइनस z0 dz। अब अगर मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करूं ताकि हमारे पास ये इंटीग्रल कैलकुलेट हो जाए, तो ये फार्मूला फिर इस तरह बनेगा, f of z0 2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर f of z डिवाइडिंग बाई z माइनस z0 dz। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो f of z इक्वल है z² + 2z। और ये फार्मूला तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास वो पॉइंट हो जिसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक हो। तो नॉट एनालिटिक फंक्शन 1 के ऊपर है, तो अगर मैं इसमें 1 पुट करूँ तो f of 1 जो है 1² + 2 × 1, तो ये इक्वल होगा 3। तो इसका डायरेक्ट में अगर इसमें हमारे पास जो वो पॉइंट जिसके ऊपर ये फंक्शन नॉट एनालिटिक हो f of z0 आ गई जो कि 3 के इक्वल है, तो इसका रिज़ल्ट आएगा इस इंटीग्रल का क्लोज इंटीग्रल z² + 2z डिवाइडिंग बाई z माइनस 1 dz = 2 पाई आयोटा। f of z0 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 और z0 वो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे क्योंकि z0 होता है तो इसको z0 का नाम दे सकते हैं। तो और ये भी z0 हो गया, तो ये इसका रिज़ल्ट आ गया 3। तो 2 3 6 पाई आयोटा। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक है। और इस जब कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट कंटूर के अंदर जब कोई भी पॉइंट हो तो इसको हम और वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर नॉट एनालिटिक हो, अनडिफाइंड हो, सिंगुलर पॉइंट हो इस कंटूर के अंदर, तो इसके लिए हम ये काशी जो इंटीग्रल थ्योरम है वो यूज़ करेंगे। अब अगर यहाँ पे z जो है वो ये जो z0 है, अगर ये इस कंटूर से बाहर हो तो इसकी मतलब यहाँ पे z की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब z की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा उसके लिए भी। और जब कंटूर के अंदर होगा तो हमें जब पॉइंट कंटूर के अंदर आ जाएगा तो हम ये जो थ्योरम है वो यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया इसके ऊपर और वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल है, वो भी हम करेंगे। ये हमारे पास सेकंड एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे पास g of z। ये 2 फंक्शन जो कि डिफाइन है 1/z² + 4 और 1/z² + 4 होल स्क्वायर। और ये कंटूर z माइनस आयोटा = 2, ये इसका रेडियस है और ये ओरिजिन है। और ये जो फंक्शन है जिसके ऊपर वो कंटूर के ऊपर
जेड डिफाइन है वो जेड है, ये ओरिजिन हो गया और ये रेडियस हो गया। तो हम इस का इंटीग्रल फाइंड करेंगे और इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करेंगे। यही इंटीग्रल कॉशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन लिख दूँ तो सबसे पहले हम जी ऑफ जेड में से सिंगुलर पॉइंट फाइंड करेंगे, लेकिन सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे जी ऑफ जेड इज इक्वल टू पार्ट ए अगर मैं सॉल्व करूँ जेड स्क्वायर प्लस 4, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 और जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये फिर इस चीज़ के इक्वल हो गया 2 to the 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस ये फिर इस चीज़ के इक्वल होगा। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं इसको और जो है ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये जेड प्लस 2 आयोटा और सेकंड होगा जेड माइनस 2 आयोटा। अब ये हमारे पास जो है ये फंक्शन इस तरह आ गया। अब इसके सिंगुलर पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे पहले। तो सिंगुलर पॉइंट जो है पहला स्टेप हमने सिंगुलर पॉइंट देखने हैं, तो इसको डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेना है। तो इसके डिनोमिनेटर में z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो ये सिंगुलर पॉइंट लाई करेगा कि इस पॉइंट के ऊपर अगर ये कंटूर सर्कुलर हो तो इसके पॉइंट होंगे z इज इक्वल टू 0 प्लस -2 आयोटा, और ये होगा इसके पैर बनेंगे 0 -2, एक रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये सिंगुलर पॉइंट है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सिंगुलर पॉइंट है वो इसमें 2 सिंगुलर पॉइंट आते हैं, क्योंकि ये जब मैं यहाँ पे -2 पुट करूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 और 0 ये अनडिफाइंड होगा फंक्शन। और इसका जो दूसरा सिंगुलर पॉइंट है वो z -2 आयोटा इक्वल टू 0, तो ये बनेगा z इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा z, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो z 2 आयोटा इक्वल हो जाएगा। तो इसका अगर मैं रियल पार्ट लिख दूँ वो 0 होगा और ये प्लस 2 आयोटा। तो इसके मैं अगर पेयर बना लूँ तो 0 और 2, ये वो पॉइंट हो गया जो कि इसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है और ये इस फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन नॉट एनालिटिक है। तो अब हम सेकंड स्टेप में हमारे पास हमने रेडियस को देखना है कि रेडियस इसका क्या है। तो रेडियस यहाँ से इक्वेशन ऑफ इसका मॉड इस साइड पे जो भी आएगा वो रेडियस होगा। तो z माइनस आयोटा इक्वल टू 2, यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 है, रेडियस इक्वल टू 2 है। अब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे कि इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे ताकि हमें पता क्लियर हो जाए कि कौन सा पॉइंट इन दोनों में से वो आउटसाइड दी कंटूर है और एक इनसाइड दी कंटूर। जब इनसाइड दी कंटूर होगा तो हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो पहले अगर इसके बाद जो स्टेप होगा रेडियस के बाद वो ग्राफ है। तो ग्राफिकली अगर मैं इसको ड्रा करूं, ये x एक्सिस, ये x प्राइम, y प्राइम और ये y इमेजिनरी, ये 1, ये ओरिजिन 0 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3। अब सबसे पहले हमने रेडियस को देखना है। तो रेडियस जो है वो 2 है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो z माइनस आयोटा, और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है कि z माइनस z नॉट का मॉड जो है वो r के इक्वल है। r तो 2 के इक्वल हो गया, z नॉट की वैल्यू यहाँ पे किस चीज़ के इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। तो z नॉट इक्वल टू आयोटा, इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिन है जिसके ऊपर ये पॉइंट जो ओरिजिन बनेगा वो, क्योंकि ये पॉइंट जो है ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है तो ओरिजिन आयोटा है, तो ये इसका जो ओरिजिन बनेगा वो इसके ऊपर होगा और रेडियस इसका
ये सर्कल तकरीबन इस तरह बनेगा क्योंकि अब इसका ओरिजिन चेंज हो गया है। अब हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट है, एक है -2, तो -2 तो यहाँ पे आ गया 0 और -2, और दूसरा सिंगुलर पॉइंट 0 और 2 आयोटा है, और वो सिंगुलर पॉइंट इसके ऊपर इस जगह पे आ गया 0 और 2। तो अब ये पॉइंट आउटसाइड द कंटूर है, इनसाइड द कंटूर है, और जब ये कंटूर के इनसाइड आ गया तो हमें पता है कि हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि f ऑफ z0 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ z डिवाइडिंग बाई z माइनस z0 dz। तो हम ये यूज़ करेंगे। अब f ऑफ z अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस फंक्शन के साथ, तो अब सिंगुलर पॉइंट इसके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे z इज इक्वल टू अब ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये हम देखेंगे कि कौन सा सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि ये -2 वाला सिंगुलर पॉइंट आउटसाइड द कंटूर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और इसके ऊपर फंक्शन तो डिफाइन हो जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर तो फंक्शन जो है वो इसके ऊपर भी फंक्शन अनडिफाइन है। लेकिन अगर हम चूँकि ये आउटसाइड द कंटूर है और हम इस कंटूर के रीजन के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम अगर इस फार्मूले में देखें तो कंटूर के अंदर ही यूज़ होगा ये फार्मूला। तो यहाँ पे z0 की जो वैल्यू होगी, जो सिंगुलर पॉइंट अगर 2 के लिए कर रहे हैं, तो अगर चूँकि ये आउटसाइड कंटूर आ गया और ये इनसाइड कंटूर आ गया, तो इसके लिए अगर हम इस फंक्शन को अगर मैं लिख दूँ, जो कि हमारे पास यहाँ से आया था सिंगुलर पॉइंट इस फंक्शन के लिए, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा g ऑफ z0 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कंटूर। अब ये z इज इक्वल टू 2 आयोटा है, और z इज इक्वल टू 2 आयोटा ये इस फ्रैक्शन में किसके लिए हमने डिफाइन किया, z इक्वल टू -2 आयोटा। तो इसके लिए ये पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा। तो मैं फिर लिख सकता हूँ 1 और z प्लस 2 आयोटा, क्योंकि ये इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट है ये वाला, और ये जब ये इसके लिए सिंगुलर पॉइंट हो गया तो इसको हम नहीं लिखेंगे, और हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो सिर्फ ये होगा। तो 1 और z प्लस आयोटा ये इसका फंक्शन हो गया, और नीचे फिर क्या बनेगा z माइनस 2 आयोटा dz। अब ये इसके इक्वल आ गया। सिंगुलर पॉइंट अब सिर्फ इस फंक्शन के लिए बन गया। तो हम पहले g ऑफ z0 फाइंड करेंगे। g ऑफ z0 हमें पता है कि वो 2 आयोटा के इक्वल है। ये z0 ओरिजिन वाला है, और ये जो सिंगुलर पॉइंट के लिए, इसके लिए हम a भी लिख सकते हैं, कोई भी का नंबर दे सकते हैं पॉइंट के लिए। तो z इक्वल टू 2 आयोटा। तो पहले हम जो है वो, और हमें पता है कि g ऑफ z0 इक्वल है g ऑफ z जो है ऊपर वाला फंक्शन 1 और z प्लस 2 आयोटा। तो अगर मैं g ऑफ z0 is equal to close contour z plus 2 iota dividing by z minus 2 iota dz, g of z0 2 कर दूँ तो ये 1 और 2 प्लस 2 बराबर 2, और ये 2 आयोटा है, तो यहाँ पे भी 2 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और ये किस चीज़ की होगा 1 और 4 आयोटा। तो g ऑफ z0 की जो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 और 4 आयोटा। तो इस
इस इंटीग्रल का जो रिज़ल्ट आ गया 1/4 आयोटा डॉट 2 पाई आयोटा, तो आयोटा और आयोटा कैंसिल, 2 to the 4। तो इसका इंटीग्रल का जो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, अगर मैं इसको दोबारा लिख दूँ 1/z प्लस 2 आयोटा डिवाइडिंग बाई z माइनस 2 आयोटा डी जेड इज इक्वल टू 1/π/2। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल का रिज़ल्ट आ गया। चूँकि और ये हम इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये -2 अगर हम इस सिंगुलर पॉइंट को कंसिडर करें तो ये आउटसाइड द कंटूर है, और हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो सिर्फ इनसाइड द कंटूर जो है, जब कोई पॉइंट आएगा तो वो उसके लिए यूज़ होगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल और हो गया। इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, और इसके लिए आप लोग जो मैं आप लोगों को वीडियो बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल और भी क्लियर हो जाए। तो इस यूट्यूब के ऊपर इंडियन एक ट्यूटर है जिसका नाम है निखिल गुप्ता। इसके वीडियो इसके कॉशी इंटीग्रल फार्मूले के ऊपर इसने एग्जांपल किए हैं, तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वो आप लोग देख लें तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। तो इस नेक्स्ट टाइम जो है हम ये जो इसका बी पार्ट है, जो ये एग्ज़ाम्पल है, वो मैं दोबारा इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग इसके पहले इसके जो लेक्चर है वो आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला और भी क्लियर हो जाए, और इसके एग्ज़ाम्पल का भी आप लोगों को पता चल जाए किस तरह हमने सॉल्व करना है। इस तरह के जो नॉट एनालिटिक फंक्शन हो वो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें।